अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ discussion about the topic of intellectual developmental disorder. That disorder becomes from the neurodevelopmental disorder की एक जो है ये टाइप है। और जो है वो व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रेफ़र करती है न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन के ऊपर, जो कि हमारी फंक्शनिंग्स को इन टू एरियाज़ जो है वो इफ़ेक्ट करती है, जिसमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग आ जाती है, जिसमें लर्निंग प्रॉब्लम और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इशू या किसी भी चीज़ की जजमेंट करने का इशू आता है, तो उसे कॉग्निशन फंक्शनिंग प्रॉब्लम इफेक्ट होती है। अडॉप्टिव फंक्शनिंग की बात की जाए तो एक्टिवेशन ऑफ डेली लाइफ सच एज कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल पार्टिसिपेशन, ये जो है दोनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं अगर न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन के अंदर कोई डिसेबिलिटी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाए तो। अब एडिशनली जो है द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो अडॉप्टिव एडॉप्टिव डेफिसिट यानी कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड 18 साल की एज तक ईयर ऑफ डायग्नोसिस होती है। इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अफेक्ट करती है अबाउट 1% ऑफ पॉपुलेशन एंड 85% में जो है माइंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। इन हाई इनकम कंट्रीज 2 to 3% ऑफ चिल्ड्रन हैव एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। तो जिस तरह के आपको देखा, मैंने आपको प्रेवलेंस भी बयान की इसके अंदर कि कितने रेशियोज़ के अंदर जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसी पॉपुलेशन के अंदर होती है और किस एज तक ये डायग्नोसिस हो सकती है। अर्ली डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो अडॉप्टिव डेफिसिट हो या कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, जिसमें सबसे पहले लर्निंग प्रॉब्लम आती है बच्चों के अंदर, क्योंकि ये बच्चों का ही डिसऑर्डर है। उसके बाद आ जाती है डायग्नोसिस इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिफाइन की जाती है लिमिटेशन इन द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एडॉप्टिव बिहेवियर, यानी किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, सीखना, समझना। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग यही इसी को कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है वो मेजर्ड की जाती है किसी भी इंडिविजुअल के बाय द एडमिनिस्ट्रेड ऑफ साइकोमेट्रिकली वैलिड कम्प्रिहेंसिव कल्चरली अप्रोप्रिएट और साइकोमेट्रिकली साउंड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि डिफरेंट आईक्यू टेस्ट किए जाते हैं जिसके ज़रिए जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेजर की जाती है। और इसका कॉन्टेक्स्ट रहता है कि पर्सन को कितना डिफ़िकल्ट फील हो रहा है चीज़ों को अडॉप्ट करने में और एबिलिटीज़ को सीखने में। अब इसकी कंसिडरेशन जो है फुल स्केल आईक्यू स्कोर जो आईक्यू का स्कोर है वो नॉट एक्यूरेटली फंक्शनिंग नहीं होता। ओवरऑल फंक्शनिंग देखने के लिए ओवरऑल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को क्लिनिकल जजमेंट के ज़रिए और फिर आईक्यू टेस्ट के रिज़ल्ट दोनों चीज़ों के ज़रिए जो है वो चेक किया जाता है और फिर उसका रिज़ल्ट क्रिएट किया जाता है। उसके बाद आती है व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, कि आखिर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है क्या। क्योंकि बार बार ये चीज़ हमारे जो है वो रिसर्च में आ रही है, तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इनकॉर्पोरेट करेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इंटेलिजेंस, हमारे एबिलिटीज़ के हम किस तरह चीज़ों को सीखते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वे में, और हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट के ज़रिए जो है वो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को जो है वो कंसाइंस किया जाता है, फंक्शनिंग इन्फ्लुएंस को चेक किया जाता है कि ह्यूमन की फंक्शनिंग के ऊपर इसके डायमेंशंस या सिस्टम सपोर्ट क्या है, उसको इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कहते हैं। यानी कि किस तरह आप चीज़ों को लेकर दूसरों को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर आती है व्हाट इज़ अडॉप्टिव बिहेवियर। अडॉप्टिव बिहेवियर जो है कलेक्शन ऑफ कंसेप्शनल बिहेवियर, यानी कि सोशल लर्निंग, प्रैक्टिकल स्किल्स का सीखना, जिसमें हम चीज़ें परफॉर्म्ड करते हैं दूसरों के साथ अपनी डेली लाइफ में। और इसके अंदर जो है डिफरेंट तीन चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट नज़र आती है अडॉप्टिव बिहेवियर के अंदर, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अडॉप्टिव बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, इसका कॉन्सेप्चुअल समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अडॉप्टिव सिचुएशंस होती क्या है। अडॉप्टिव सिचुएशंस जो हैं वो तीन तरह की होती हैं। इसमें कॉन्सेप्चुअल आता है, यानी कि आपकी लैंग्वेज, आपकी ज़ुबान, आपकी रीडिंग, आपकी राइटिंग, आपकी मैथ्स कैसी है, आपकी रीजनिंग नॉलेज और आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ सोशल में हमारी एम्पैथी आ जाती है, दूसरों के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है, दूसरों के साथ हम सोशली किस तरह बिहेव कर रहे हैं, हम उन्हें जज तो नहीं कर रहे नेगेटिव वे में। और फिर उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, हमने अपने कौन कौन से अपनी एबिलिटीज़ को देखते हुए कौन से रूल्स को फॉलो करना है और
किस तरह की फ्रेंडशिप्स हम रखते हैं। उसके बाद जब प्रैक्टिकल लर्निंग की बात है तो आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, आपकी पर्सनल केयर कैसी है, और आप अपनी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप किस तरह उनको अडॉप्ट कैसे करते हैं, उनको मैनेज कैसे करते हैं। जो आपके पास एक अर्निंग मनी आ रही है उसको आप किस तरह मैनेज करते हैं, आपकी रिक्रिएशंस कैसी हैं, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजिंग स्कूल वर्क या किसी टास्क में आपको ऐड किया जाता है तो आपका वर्क कैसा है। तो ये 3 एरियाज ऑफ अडॉप्टिव फंक्शनिंग होते हैं जो कि कंसीडर्ड किए जाते हैं किसी भी नॉर्मल पर्सन के अंदर। अगर आपकी इन्हीं चीज़ों में से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके अंदर जो है वो इशू क्रिएट होता है, तो आप के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। एज ऑफ ऑनसेट जो है वो थर्ड एलिमेंट डायग्नोसिस ऑफ आईडी, इसमें जो है वो असेंशियल है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एज रिलेटेड पैरामीटर्स एंड डिटर्मिनेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या किस एज में जाके जो है वो डायग्नोसिस हो रही है। 12th एडिशन ऑफ AAIDD मैनुअल के ज़रिए जो है वो बेस किया गया कि डिफरेंट कंट्रीज़ में 20s कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंटल इंपॉर्टेंट ब्रेन इश्यूज पैदा हुए। क्लिनिकल सिम्टम साइंस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को रिकग्नाइज करने के लिए ड्यूरिंग इन्फेसी चाइल्डहुड, यानी कि जब बच्चा 5 से 8 साल की उम्र में होता है या 4 से 8 साल की उम्र में हो, तो उसमें इन चीज़ों को देखा जाता है कि डिसेबिलिटी की कैटेगरी माइल्ड है, मॉडरेट है, सवेयर है या प्रोफाउंड हो चुकी है। उसके बाद आ जाते हैं कॉजेज़ देयर आर मैनी कॉजेज़ जिसको कि इसके अंदर अपने यहाँ रोल प्ले करते हैं, जिसमें जेनेटिक सिंड्रोम सबसे पहले आता है, फिर डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर और फ्रेजाइल सिंड्रोम अगर किसी बच्चे के अंदर डेवलप हुआ या पेरेंट्स में था तो उसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। उसके बाद वॉपिंग कफ, मीजल्स, ये भी सम टाइम रिजल्ट पैदा कर सकते हैं। किसी भी तरह का चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ हो या कोई ऐसा एक्सपोजर जो कि टॉक्सिक सच एज मर्करी, टॉक्सिक चीज़ों के साथ अटैचमेंट हुई हो। अदर फैक्टर्स इसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर, वो ब्रेन मल्फॉरेशन, मैटरनल डिजीज़ और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि पैदाइश के दौरान कोई मसला पैदा हो जाना या मदर को कोई ऐसा इशू होना जो कि बच्चों के अंदर आ गया, बच्चों, और उसके बाद जो है वो ऐसा कोई टॉक्सिक इन्फ्लुएंस, अल्कोहल, ड्रग्स या टॉक्सिन्स का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान, ये भी डिसेबिलिटी की तरफ लेकर जा सकता है। इसके साथ साथ अब वैरायटी ऑफ लेबर डिलीवरी के दौरान कोई रिलेटेड इवेंट, कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम, बर्थ प्रॉब्लम, ये चीज़ें भी जो है ना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी कि ड्यूरिंग द बर्थ को अगर बच्चे के अंदर ऑक्सीजन प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से भी बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रेग्नेंट जब बर्थ हो रही हो उस टाइम पर भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। इज़ द मैनेजमेंट के किस तरह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लाइफ लॉन्ग कंडीशन को मैनेज किया जाता है। ऑनगोइंग इंटरवेंशंस में इम्प्रूव किया जाता है फंक्शनिंग्स को, एनेबल द पर्सन थ्राइव थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम्स। जेनेटिक कंडीशनिंग्स या को ऑकरिंग को रोकने के लिए फ्रिक्वेंटली डिफरेंट मैनेजमेंट पॉइंट्स हैं। कॉम्प्लेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या काम हम कर सकते हैं या कौन सी टिप्स का इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो ट्रीट कर सकते हैं और इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जितने भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए। फिर जर्नल प्रिवेंशंस ली जाएं, मेडिकल केयर, फिर ट्रीटमेंट ऑफ को मॉर्बिड मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ रिलेशंस, यानी कि अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ कोई और डिसऑर्डर आ रहा है या कोई और मेंटल हेल्थ फंक्शनिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उस चीज़ को ट्रीट किया जाए। ट्रीटमेंट ऑफ चैलेंजिंग बिहेवियर, कि बच्चे का जो बिहेवियर है उसको नॉर्मल करने के लिए उसके ऊपर काम स्टार्ट किया जाए। फिर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज की भी नीड हो सकती है इसके अंदर। उसके बाद जो है वो अर्ली इंटरवेंशंस भी काफ़ी जो है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर बच्चे के अंदर कोई भी इम्पेयरमेंट इशू आपको नज़र आ रही है, पेरेंट्स को नज़र आ रही है, इन्फेंट्स हैं, टोडलर हैं, तो उसी टाइम आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। स्पेशल एजुकेशन इसके अंदर अपना बेहतरीन रोल प्ले करती है। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिलीज़, फ्रेंड्स, जो बच्चों के पेरेंट्स के फ्रेंड्स होते हैं वो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ट्रांजिशन सर्विसेज फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वोकेशनल प्रोग्राम, डे प्रोग्राम फॉर अडल्ट्स, यानी कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है उन बच्चों को ट्रीट करने के लिए।
फर्दर जो है वो हाउसिंग एंड रेजिडेंशियल ऑप्शंस एंड केस मैनेजमेंट, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मैनेज बच्चे के प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है पेरेंट्स के लिए। उसके बाद फर्दर ऑन जो है वो ये तमाम प्लान्स करने के बाद टिप्स फॉर पेरेंट्स आ जाते हैं। आस्क फॉर हेल्प, लर्न अबाउट योर चाइल्ड डिसेबिलिटी, आपके बच्चे के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है उस चीज़ के बारे में आप खुद लर्न करें, फिर कनेक्ट करें उस डिसेबिलिटी से, पेरेंट्स स्पेशली। फिर हमेशा पेशेंस का मुजाहरा करें। लर्निंग में कॉम स्लो फॉर योर चिल्ड्रन, यानी कि आपके बच्चे के लिए लर्निंग आहिस्ता हो सकती है लेकिन वो लर्न कर सकते हैं। आप उनको सिखाने, समझाने, पढ़ाने की कोशिश में लगे रहें। आहिस्ता आहिस्ता वो एक चीज़ 2 दिन में सीखेंगे, 3 दिन में सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे। इनकरेज करें कि वो इंडिपेंडेंसी की तरफ जाएं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करें। जैसे अगर वो कुछ खा रहे हैं तो उनको सिखाएं कि उन्होंने खाने के बाद वो रैपर डस्टबिन में डालना है। स्लो सीखेंगे लेकिन सीखेंगे। खाने के बाद उन्होंने हाथ धोने हैं, उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज करें ताकि वो खुद से छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट करेंगे। फिर खुद को इन चीज़ों के लिए एजुकेट करें और फिर अपने चाइल्ड को इन चीज़ों के लिए एजुकेट करें। राइटन अप करें कि आपके बच्चे ने आज क्या सीखा और आपने आज उन्हें क्या सिखाने की कोशिश करी, उसको लिखना सीखें। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसी कम्युनिकेशन या सोशल सोसाइटीज़ या सपोर्ट एक्टिविटीज़ के बारे में सर्च करते रहें जो आपको मज़ीद इन बच्चों के बारे में लर्निंग सिखा सके या इन बच्चों को मज़ीद डिफरेंट एक्टिविटीज़ में ऐड कर सके। दीज आर द टिप्स फॉर पेरेंट्स। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर, subscribe the channel and give the suggestion for the next topic. We are come with another disability topic inshallah taala. Thank you so much. Take care.